नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एकेएम की पाठशाला पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चतुर्भुजों को समझना। यानी इस चतुर्भुज को आज हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये है अध्याय 11। ठीक है। और क्लास 8 का, ये क्या क्लास 8 का अध्याय 11 है। इसमें हम लोग चतुर्भुज, बहुभुज और इसके विकर्णों को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे। ठीक है। जैसे चतुर्भुज को पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग बहुभुज की बात कर लेते हैं कि आखिर बहुभुज किसको कहेंगे। ठीक है। तो बहुभुज वैसी बंद आकृति, ठीक है, जो सरल रेखाखंडों से बना होता है, उसको हम लोग बहुभुज कहते हैं। ठीक है। क्या बोले? वैसी बंद आकृति जो सरल रेखाखंडों से बना होता है, उसको बहुभुज कहते हैं। अब सरल रेखाखंड जैसे कि हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो भी अभी हम आपको देने वाले हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्या है? ये एक आपका बहुभुज है। ठीक है। और एक एग्जांपल और देते हैं। ये क्या है? ये भी जो है एक बहुभुज है। ओके। और दे देते हैं, और देख लीजिए आप बहुभुज। ये क्या है? ये भी एक बहुभुज है। ओके। और ये भी एक बहुभुज है। तो ये सब क्या है? ये सब आपका बहुभुज है। यह जो है सरल रेखाखंडों से बना होता है। अब रेखाखंड क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो रेखाखंड जिसकी दो अंत बिंदु होते हैं, उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए ए, बी, सी और डी। ठीक है। ये चार बिंदु है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो भुजाएं हैं, इसको हम लोग बोलेंगे रेखाखंड। और यहाँ से यहाँ तक की जो भुजाएं हैं, उसको भी हम लोग रेखाखंड बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड और यहाँ से यहाँ तक को भी रेखाखंड बोलते हैं। ए बी जो है, ए बी क्या है? ए बी एक रेखाखंड है। क्या है? ए बी एक रेखाखंड है। यहाँ से ए बी एक रेखाखंड है, यहाँ से बी सी एक रेखाखंड है, और यहाँ से सी डी एक रेखाखंड है, यहाँ ए डी सी एक रेखाखंड है। इस तरह से ये क्या है? एक रेखाखंड है जो कि रेखाखंडों से बना होता है। तो बहुभुज आपको समझ में आ गया होगा कि वैसी बंद आकृति जो सरल रेखाखंडों से बना होता है, उसको हम लोग बोलेंगे बहुभुज। ठीक है। ये भी क्या है? ये भी देखिए, ये भी एक रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी क्या, ये सब क्या है? ये सब जो है आपको रेखाखंड है। तो ये सरल रेखाखंडों से बना होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं, बहुभुज के अंतर्गत आता है एक त्रिभुज। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये चतुर्भुज, ये बहुभुज के अंतर्गत आता है। तो इसको हम चतुर्भुज किसको कहेंगे? ठीक है। चतुर्भुज हम किसे कहेंगे? तो वैसी बंद आकृति जिसकी चार भुजा हो और चार कोण हो और चार शीर्ष हो, तो उसको हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है। जिसकी चार भुजा, चार शीर्ष और चार कोण हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। अब वो चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है। वह चतुर्भुज आयत आयत के रूप में हो सकता है, वह चतुर्भुज वर्ग के रूप में हो सकता है। ठीक है। जैसे क्या है? ये क्या है? एक चतुर्भुज है। अब ये चतुर्भुज क्यों है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। इसलिए क्योंकि देखिए, ये क्या है? एक भुजा है, ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है। यानी इसकी चार भुजा है। देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, इसकी चार भुजा है। अब हम लोग कोण की हम लोग बात करें तो कोण है इसमें कितने? ठीक है। तो कोण की हम लोग देख लेते हैं। तो कोण देखिए, कोण चार है। एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। ठीक है। इस तरह से चार कोण है। और शीर्ष कोण होता है। देखिए, ये जो है, ये आपका शीर्ष होता है। क्या होता है? ये जो है आपका शीर्ष होता है। ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये आपको, ये जो रेड वाला दिख रहा है अंदर में, इसको हम लोग कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कोण बोलते हैं। और ये जो है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं भुजा। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग भुजा बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज के कई रूप भी होता है। ठीक है। अगर इसी में अगर हम आपको बता दें कि यहाँ पर अगर हम एक और ले लें चतुर्भुज, जैसे ये भी क्या है? ये भी एक चतुर्भुज ही है। ये क्या है? एक चतुर्भुज ही है ना? जिसको हम लोग आयत के अंतर्गत जानते हैं, इसको हम लोग आयत बोलते हैं। ओके। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब जिसकी चार भुजा हो, चार कोण हो और चार शीर्ष हो, तो उसको हम लोग चतुर्भुज कहेंगे।
ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विकर्ण के बारे में। ठीक है, क्या विकर्ण के बारे में देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे विकर्ण, आखिर विकर्ण किसको कहेंगे। ओके, तो ये रहा आपका विकर्ण। ठीक है, ये रहा आपका विकर्ण। अब विकर्ण किसको कहेंगे उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो किसी भी बहुभुज में, समझिएगा, किसी भी बहुभुज में किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंडों को हम लोग बहुभुज कहेंगे। चाहे कोई भी बहुभुज हो, समझिएगा, चाहे कोई भी बहुभुज हो, दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग बोलेंगे विकर्ण बोलेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको पहले हटाते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, पहले एक लाते हैं हम यहाँ पर, बहुभुज लाते हैं। ओके, और इसके बाद हम एक लाइनर लाते हैं जिससे हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ये देखिए, ये क्या है, एक, ये अगर ये देखिए दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग बोलते हैं बहुभुज, अरे सॉरी विकर्ण बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ये क्या हो गया, ये भी एक विकर्ण हो गया। ठीक है, बशर्ते ये जो इस कोण से इस कोण तक रहता है ना, ये क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये विकर्ण हो गया, क्योंकि ये इस शीर्ष से इस शीर्ष तक मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विकर्ण बोलते हैं। तो इस शीर्ष से इस शीर्ष तक मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग बोलते हैं विकर्ण, चाहे वह किसी भी तरह का आपका बहुभुज हो। चलिए ये बहुभुज लेते हैं, चलिए ये कितना बहुभुज है, तो इसमें देखिएगा कि ये कौन सा बहुभुज है। तो हम इसमें भुजा की संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये पंचभुज है। क्या है, पंचभुज है। अब ये पंचभुज है, तो इसमें अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम खींचते हैं रेखाएं, तो ये हो गया आपका विकर्ण। इस शीर्ष से इस शीर्ष तक मिलाने वाली रेखा क्या हो गया, विकर्ण। इस शीर्ष से इस शीर्ष तक मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग बोलेंगे विकर्ण। इस शीर्ष से इस शीर्ष तक मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग बोलेंगे विकर्ण। इस शीर्ष से इस शीर्ष तक मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग बोलेंगे विकर्ण। यानी दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, मतलब दो शीर्ष को जब कोई भी रेखाखंड मिलाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे विकर्ण बोलेंगे। ओके, तो आई होप इस चीज को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। ओके, तो आपको शीर्ष समझ में आ गया हो, विकर्ण समझ में आ गया। ठीक है, कि विकर्ण किसको कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर किसी भी बहुभुजों में विकर्णों की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये, तो मान लीजिए कि चतुर्भुज था, तो एक विकर्ण दो विकर्ण फट से काउंटिंग कर देंगे। ठीक, और अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज भी एक बहुभुज का ही रूप है। ठीक है, तो इसमें विकर्णों की संख्या कितना होगा, तो उसके लिए एक सूत्र की हम लोग प्राप्त करेंगे, एक सूत्र के बारे में जानेंगे कि आखिर सूत्र के माध्यम से हम कैसे भी किसी भी बहुभुज के विकर्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका एक सूत्र होता है, चलिए, अगर विकर्णों की संख्या अगर ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र क्या होता है, n इंटू n माइनस 3 बटा में 2। जब ये सूत्र आपको याद रहेगा तो निश्चित रूप से आप किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक प्रैक्टिकल के अनुसार समझते हैं, जैसे हम लेते हैं एक चतुर्भुज लेते हैं। ठीक है, एक क्या लेते हैं, एक चलिए चतुर्भुज लेते हैं, यानी आयत ले लिए। ठीक है, यहां से हम एक आयत ले लिए। ठीक, जब आयत ले लिए तो इसमें कितने विकर्ण होंगे इसको पहले हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सूत्र आपको याद रखना होगा, n इंटू n माइनस 3 बटा में 2। अभी अगर हम छोटा, तो इसमें विकर्ण खींचना हमको आसान होगा, तो आराम से इसको हम खींच सकते हैं विकर्ण। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक खींच दिए, एक विकर्ण दो विकर्ण। ठीक है, यानी इसमें भुजाओं की संख्या कम था, इसलिए
हम विकर्ण काउंट कर सकते हैं, 1 2 विकर्ण काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसी को जब हम सूत्र के अनुसार प्राप्त करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, सूत्र के अकॉर्डिंग कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए हम यहाँ पर जो n यहाँ पर पहले समझिए कि n है क्या। n जो है आपको भुजाओं की संख्या, किसी भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या। यदि कोई बहुभुज में 3 भुजा है तो उसको त्रिभुज कहेंगे, 4 भुजा है चतुर्भुज कहेंगे, 5 भुजा है तो पंचभुज कहेंगे, 6 भुजा है तो षष्ठभुज कहेंगे, 7 भुजा है तो सप्तभुज, 8 भुजा है तो अष्टभुज, 9 भुजा है तो नवभुज। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। यानी अगर मान लिया जाए, इसको फट हटाते हैं, इसको आप उतार लेंगे कॉपी में, ठीक है। देखिए, मान लिया जाए कि अगर किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है तो यानी n का मान वहां हो जाएगा 10, ठीक है। अगर 9 है तो n का मान हो जाएगा 9, अगर 5 है तो n का मान हो जाएगा 5। यानी कि ये क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पर ये भुजाओं की संख्या बताता है n, ठीक है। तो n इक्वल टू फॉर्मूला अभी बताए थे विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए, n इंटू n माइनस 3 बटा में 2, ठीक है। तो यहाँ पर n पता चल गया कि ये भुजाओं की संख्या है। इस प्रकार से हम एक को ज्ञात करके देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक हम लेते हैं चतुर्भुज लेते हैं, ठीक है। चलिए चतुर्भुज ले लिए, ये चतुर्भुज यानी n इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, क्योंकि चतुर्भुज है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। अब हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, वैल्यू रखेंगे n के जगह पर 4, यानी 4 माइनस 4 माइनस 3, 4 इंटू 4 माइनस 3 बटा हो जाएगा 2। इस तरह से 4 होगा। जब ये कोष्टक हटता है, कोष्टक हटेगा तो यहाँ पर गुना आता है, और जब इसको घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 1, यानी भागा देंगे 2 से, 2 से भागा कटेगा ये 2 बार में, यानी n का मान हो जाता है मेरा 2। सॉरी, जो विकर्ण की जो संख्या आ जाता है वो 2 आता है, ठीक है, n नहीं, विकर्ण की जो संख्या आता है 2। ऐसे भी अगर इसको आप खींचते हैं 1 तो ये आता है 2 आता है, 2 गो आता है, ठीक है। यानी इसके माध्यम से आप अगर मान लीजिए कि किसी 10 नवभुज है, ठीक है, मान लिया जाए कि हम नवभुज का हम विकर्णों की संख्या निकालना चाहेंगे, ठीक। तो नवभुज के विकर्णों की संख्या हम कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। नवभुज की विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए। तो पहले हम नवभुज, तो नवभुज कहेगा तो n इक्वल टू मानेंगे कितना, n इक्वल टू मानना है 9, ठीक है। और जहां जहां n है 9 हो जाएगा, इंटू n की जगह पर 9 माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से होगा। ये देखिए n है, n की जगह पर 9, n की जगह पर 9, माइनस जगह पर माइनस, और यहाँ पर 3 की जगह पर 3 हो गया। इस तरह से इसको हम करेंगे, बटा में 2 का 2 ही रहेगा। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना 6 बटा में 2, क्योंकि ये जो कोष्टक हटता है, ये जो कोष्टक हटेगा तो यहाँ आता है 9, तो 2 तिया 6, यानी 9 तिया कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 इज द राइट आंसर। यानी नवभुज में विकर्णों की संख्या कितना होगा, 27 को होगा, 27 को विकर्ण होगा। अगर आपके पास अगर नवभुज इस तरह से आ जाए, ये अगर इस तरह से नवभुज आ जाए तो आप इसमें विकर्ण की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और करिएगा भी तो बहुत उसमें समय लग सकता है। तो ये आपका कौन सा भुजा है देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तभुज है, ठीक है। तो यदि इसमें आप चाहेंगे कि अगर विकर्णों की संख्या निकालने के लिए, तो आपको किधर से कितना मिलाना है इसको अनुभव नहीं होगा, और इसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप मिलाइएगा तो बहुत गिजमिजा जाएगा और आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है, अगर आप सूत्र के माध्यम से इसको बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये विकर्ण की संख्या ज्ञात करने आ जाएगा। ओके,
तो मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से आप हमको सप्तभुज का, ठीक है, सप्तभुज का विकर्ण की संख्या निकाल करके आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। सप्तभुज यानी n=7, इसके विकर्ण की संख्या कितना होगा उसका हमको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको n का मान इसी पर रखना है और आपका आंसर आ जाएगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल AKM की पाठशाला में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुभुजों का वर्गीकरण, ठीक है। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही खास क्लास रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इसमें हम लोग बहुभुजों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इससे कल हम लोग पढ़े थे कि आखिर बहुभुज किसको कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम पुनः रिपीट कर देते हैं। वैसी बंद आकृति जो सरल रेखाखंडों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं बहुभुज, ठीक है। वैसी बंद आकृति जो सरल रेखाखंडों से बना होता है उसको हम लोग बहुभुज बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम आपको कुछ बहुभुज के बारे में नाम बताते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, एक बहुभुज है, ठीक है, ये एक बहुभुज है। अब इसमें रेखाखंड की हम लोग बात करें तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है। यानी सरल रेखाखंडों से जो बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुभुज बोलेंगे, ठीक है। यानी वैसी बंद आकृति जो सरल रेखाखंडों से बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुभुज कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बहुभुज के प्रकार कितने होते हैं, ठीक। बहुभुज के प्रकार कितने होते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बहुभुज के प्रकार जानने के लिए सबसे पहले हम लोग बहुभुज का, तो बहुभुज के जो प्रकार है वो आपका 4 होता है। कितना, 4 होता है। बहुभुज के प्रकार 4 होते हैं, ठीक है। बहुभुज के प्रकार 4 होते हैं। अब इसमें 4 बहुभुज के प्रकार होता है जिसमें कि आपको दिख रहा होगा कि ये है उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, विषम बहुभुज और समबहुभुज। ओके, तो इस तरह से 4 बहुभुज के प्रकार होते हैं। अब चारों बहुभुज के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। आखिर चारों बहुभुज किसे कहेंगे, यानी उत्तल बहुभुज के पहले हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं। अवतल, इसके बाद हम लोग अवतल बहुभुज, इसके बाद विषम बहुभुज, इसके बाद समबहुभुज, यानी बारी बारी से जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको इरेज करते हैं। ओके, ये हुआ आपका, इरेज कर दिए इसको। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल बहुभुज के बारे में। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं, तो जिस बहुभुज के सभी विकर्ण पूरी तरह बहुभुज के अंतःभाग में अवस्थित हो उन्हें उत्तल बहुभुज कहते हैं। क्या, जिस बहुभुज के सभी जो विकर्ण हुए वो क्या है, बहुभुज के अंतःभाग में स्थित है। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बहुभुज, ठीक है, एक बहुभुज लेते हैं, यानी जिसका विकर्ण जो होता है अंदर में स्थित होता है, ठीक है। जिस बहुभुज का जो विकर्ण है वो अंदर में स्थित रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे उत्तल बहुभुज, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये अंदर में विकर्ण है और इसका अंदर में विकर्ण है, यानी जब अंदर में विकर्ण रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। एक और फिगर के देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देख लीजिए कि ये जो है आपका अंतःभाग में स्थित है, अंतःभाग में स्थित है। मतलब जिस बहुभुज का जो विकर्ण है अंदर में रहता है, यानी अंतःभाग में रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल बहुभुज कहते हैं। ओके, तो आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तल बहुभुज की, अवतल बहुभुज की, ठीक है। अवतल बहुभुज की बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपका अवतल बहुभुज, ठीक है, ये रहा आपका अवतल बहुभुज। आखिर अवतल बहुभुज किसको कहेंगे, तो अवतल बहुभुज के लिए जिस बहुभुज के सभी विकर्ण क्या है, पूरी तरह बहुभुज के बाह्य भाग में अवस्थित होता है। कहाँ होता है, बाह्य भाग में अवस्थित होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे
अवतल बहुभुज। जैसे कि एक हम यहाँ पर फिगर बताते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, ये है इस तरह से, ओके, ये है ऐसे, ये है ऐसे, ये है ऐसे। तो जो इसका विकर्ण हुआ इस तरह से आएगा। तो ये क्या है, बहुभुज के बाहरी भाग में स्थित है। ये जो विकर्ण है ये क्या है, बहुभुज के बाह्य भाग में स्थित है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अवतल बहुभुज। क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज बोलेंगे। यानी विकर्ण जब बाह्य भाग में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज बोलेंगे। और जब विकर्ण अंतः भाग में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल बहुभुज बोलेंगे। ओके, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। इसी तरह से एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर। ऐसा तो इसमें फिगर है नहीं, चलिए इसे से बना लेते हैं। जैसे कि और एक बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं इस तरह से, इस तरह से हो गया। ये कोई बहुभुज बना, ठीक है, ये क्या बना, बहुभुज। और इसके बाएं भाग में एक विकर्ण हो गया। तो ये क्या हो गया, अवतल बहुभुज के एग्जाम्पल हो गए। क्या हो गया, अवतल बहुभुज के एग्जाम्पल हो गया। यानी जब विकर्ण जो हुआ बहुभुज के बाहरी भाग में स्थित होता है तो उसको अवतल बोलेंगे। और जब बहुभुज के अंतः भाग में स्थित होता है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, ये बहुभुज है। और जब विकर्ण क्या होता है, बहुभुज के अंतः भाग में, यानी ये देखिए ये अंतः भाग रहेगा, अंतः भाग में रहेगा अंदर, ये हुआ बाहर और ये हुआ अंदर। तो जब अंदर में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे उत्तल बहुभुज। और जब विकर्ण बाहरी में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अवतल बहुभुज। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं विषम बहुभुज की। ठीक है, आखिर विषम बहुभुज किसको कहते हैं। चलिए तो विषम बहुभुज के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विषम बहुभुज उसको बोलेंगे जिस बहुभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, जिस बहुभुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे विषम बहुभुज। ओके, जैसे कि हम कुछ यहाँ पर फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं इस तरह से, इस तरह से। ये जो हुआ सही भुजाएं बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए ये भी, ये अलग है, इसके माप, इसकी माप अलग है, इसकी माप अलग है। यानी जिस बहुभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे विषम बहुभुज। क्या बोलेंगे उसको, विषम बहुभुज। ओके, जैसे इसमें आयत भी हो सकता है, आयत हो जाएगा। ठीक है, आयत हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ये सब क्या है, विषम बहुभुज के उदाहरण है। ठीक है, इसमें आप त्रिभुज भी लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज या विषम बहुभुज के उदाहरण है। तो चलिए इस तरह से ये आपका विषम बहुभुज समझ में आ गया कि जिस बहुभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे विषम बहुभुज। अब हम लोग बात कर लेते हैं सम बहुभुज की। आखिर सम बहुभुज किसको कहेंगे। ओके, सम बहुभुज कहते किसको हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये रहा आपका सम बहुभुज। अब सम बहुभुज किसको कहते हैं, देखिए जिस बहुभुज की सभी भुजाएं एवं सभी कोण बराबर होते हैं। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं एवं सभी कोण बराबर होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वर्ग। ठीक है, यहां से हम एक वर्ग ले लेते हैं। ठीक, चलिए यहां से हम ले लिए एक वर्ग ले लिए। ओके, और यहां पर हम बना दिए एक वर्ग। तो ये आपका क्या हो गया, सम बहुभुज हो गया, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सभी भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण भी बराबर हैं। ये कोण, ये सब क्या हो गए, ये सभी, ये वर्ग जो है, ये सभी भुजा कोण जो है बराबर हैं और इसमें सही भुजा भी बराबर है।
उसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब हुआ जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो इस तरह से अगर हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि भुजा तो बराबर हो गया लेकिन कोण भी यहाँ पर बराबर है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे समबाहुभुज बोलेंगे। ओके, साथ भुजा के साथ साथ सब कोण भी बराबर होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे समबाहुभुज। ठीक है, कुछ त्रिभुज भी है, कुछ त्रिभुज भी जो होता है वो क्या होता है, समबाहुभुज होते हैं। कुछ त्रिभुज जैसे यहाँ पर आपको समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या है, यह एक समबाहुभुज के उदाहरण है। ओके, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो आई होप इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं चतुर्भुज के प्रकार। क्या चतुर्भुज के प्रकार की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार के प्रश्न को हम टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और उसको देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुभुजों के अंतः एवं बाह्य कोणों को ज्ञात करना। साथ ही साथ हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि चतुर्भुज किसे कहेंगे और उनके प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और लाइक शेयर तभी कीजिएगा जब ये वीडियो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर पहले हम लोग जान लेते हैं ये चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, बहुभुज के बारे में हम लोग जानेंगे, तो पहले चतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चतुर्भुज किसको कहते हैं पहले वो समझिए। तो चतुर्भुज हम इससे पहले वाले वीडियो में भी, पीछे वाले वीडियो में भी हम इसकी जानकारी दे चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे होंगे तो आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चतुर्भुज के बारे में विस्तार से हमने समझाया वहां पर। चतुर्भुज यानी रेखाखंडों से बना चार भुजाओं वाले बंद आकृति को हम लोग बोलेंगे चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज कैसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, चतुर्भुज कैसे, जो यहाँ पर देख रहे हैं सब चतुर्भुज के प्रकार है। ये भी एक चतुर्भुज है, ये भी एक चतुर्भुज है, ये भी एक चतुर्भुज है। यानी चार रेखाखंडों से बना एक बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज समझ में आ गया होगा कि चतुर्भुज कहते किसको है। अब हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग चतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर चतुर्भुज कहते किसको है। ठीक है, तो चतुर्भुज तो आपको समझ में आ गया। चतुर्भुज के प्रकार की हम लोग बात करें तो चतुर्भुज के चार प्रकार होता है। कितना, चार प्रकार होता है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये है आपका, एक है समलंब चतुर्भुज पहला, दूसरा है आपका समानांतर चतुर्भुज, तीसरा है आपका आयत और चौथा है आपका वर्ग। ठीक है, पहला क्या हो गया समलंब चतुर्भुज, दूसरा का क्या हो गया समानांतर चतुर्भुज और तीसरा हुआ आयत और चौथा हुआ वर्ग। अब हम लोग समलंब चतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं। ओके, बारी बारी से हम देखेंगे समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग के बारे में विशेष तौर पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो ये रहा आपका समलंब चतुर्भुज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज कहते किसको है, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी भुजा समानांतर होता है। क्या होता है, एक जोड़ी भुजा समानांतर होगा तो उसको हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये ऐसे कर दिए। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये एक प्रकार का चतुर्भुज बना।
ठीक है। अब इसमें कौन सा त्रिभुज, एक त्रिभुज जो है, जो कौन सी जो दो भुजा है वो समानांतर, एक जोड़ी भुजा, मतलब यहाँ पर देखिए एक एक, ये दोनों जो है समानांतर है, बट ये समानांतर नहीं है, इसलिए यह क्या हुआ, एक समलंब चतुर्भुज हुआ। समलंब चतुर्भुज में सिर्फ एक ही मात्र भुजा जो होता है, एक जोड़े भुजा जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है, समानांतर होता है। एक और एग्जांपल की हम लोग बात कर लें, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, ठीक है, इस तरह से ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो आप इस प्रकार के चतुर्भुज में आप देख पा रहे होंगे कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, दोनों बराबर है, लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है, यानी एक जोड़ी भुजा जो है इसमें क्या है, समान है, यानी समानांतर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज, क्योंकि एक जोड़ा इसमें भुजा क्या है, बराबर है। तो आई होप इस चीज को आप बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक है। अब है आपका समांतर चतुर्भुज की, क्या समांतर चतुर्भुज की हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समान हो तो उसे समांतर चतुर्भुज बोल देंगे। सम्मुख भुजाएं का मतलब हुआ कि आमने सामने की भुजाएं क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। जैसा कि एक चतुर्भुज यहाँ पर लेते हैं, ये रहा आपका चतुर्भुज, ठीक है। तो ये जो है इसकी जो भुजा जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, सब आमने सामने की भुजा, सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यानी और एक और चतुर्भुज ले लेते हैं, यहां से एक और चतुर्भुज ले लेते हैं, या कौन सा ले, चलिए तो इसी में हम बना लेते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। तो जैसे कि एक ऐसे ले लिए और इस तरह से मिला जुला के वही रहा। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज हुआ। क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज हुआ, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा आपस में आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, तो इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो समांतर चतुर्भुज तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग इसी का रूप देख लेते हैं, एक वर्ग, ठीक है। वर्ग किसको कहेंगे, ठीक है। तो वर्ग जो होता है, जिस बहुभुज की सही भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो, साथ ही साथ इसमें 4 भुजा हो, तो उसे हम वर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक वर्ग एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है एक वर्ग है, ठीक है। इस तरह से यह क्या है, यह एक वर्ग है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सभी भुजाएं आपस में क्या है, यहाँ पर बराबर हैं, ठीक है। सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये भुजा जो है, ये भुजा और देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, क्या ये सब बराबर है, तो इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। मतलब जिस बहुभुज की क्या हो, सही भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो और उसकी 4 भुजा हो, 4 भुजा हो और वह सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आयत है, जिस बहुभुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो और जिसका क्या हो, 4 भुजा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे, है ना। या उसको डिफिनेशन एक और दे सकते हैं कि वैसी बंद आकृति जिसकी 4 भुजा हो और आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयत कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। यानी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एक आयत है, इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसमें देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, मतलब कि आमने सामने की भुजा बराबर है, ठीक है। और प्रत्येक कोण यहाँ पर 90 डिग्री का है, ये देखिए ये 90 डिग्री का आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आयत आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब कि वैसी बंद आकृति जिसकी 4 भुजा हो, ठीक है,
और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो और आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयत कहते हैं। ठीक है। वर्ग क्या हो कि वैसी बंद आकृति जिसकी 4 भुजा हो, ओके, और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो और साथ ही साथ सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग कहते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये बहुभुजों के बाह्य कोण और आंतरिक कोण के बारे में। ठीक है। बहुभुजों के बाह्य कोण यानी बाहरी कोण और अंतः कोण क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण। अंतः कोण की हम लोग बात करें तो चलिए एक बहुभुज बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हुआ आपका एक, मान लीजिए ये एक आयत है, मान कर लीजिए हाँ ये है। ठीक है। ये एक आयत है, इसमें हम इस तरह से हम एक रेखाएं खींच सकते हैं ऐसे, इसको इरेज करते हैं। इसमें क्या कर लेते हैं, एक तरह से इस तरह से रेखाएं खींच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा सारा सेशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको जरूर भेजिएगा, ओके, ताकि उन लोग को भी यह दे करके और कुछ फायदा हो। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।